रघु एक गरीब किसान था जो अपने खेत में खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सपना और 5 साल की बेटी अंजू थी। सपना दूसरी बार गर्भवती थी। एक रोज, सपना, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ। इस बार हमारी सब्जियां बहुत अच्छी हुई हैं। अभी खेत में थोड़ा काम बाकी है, मैं खेत होकर आता हूँ। अच्छा अंजू बिटिया, तुम माँ और अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, ये तो सबका ध्यान रखेगी। अब आपके जाते ही इसकी उधमबाजी शुरू हो जाएगी और सारा दिन मुझे परेशान करेगी, शैतान कहीं की। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी में उनके दिन गुजर रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशियां कुछ ही दिनों की थी। एक रोज बहुत तेज बारिश होती है और अगले 4 दिन तक वो थमने का नाम नहीं लेती। लगातार बारिश हो रही है सपना। इतना पानी खेतों के लिए सही नहीं है। न जाने अब खेतों का क्या ही हाल होगा। रघु का डर सही था। ज्यादा बारिश के कारण उसके खेत में पानी खड़ा हो जाता है, जिससे उसके खेत में लगी सारी सब्जियां खराब हो जाती हैं। 4 दिन बाद जब बारिश थमती है तो रघु अपने खेतों पर जाता है। वहां का हाल देखकर वो घबरा जाता है। रघु रोता हुआ घर चला जाता है और सपना को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। सपना रसोई की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। आह आह आह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम घबराओ नहीं सपना, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। अंजू, जा बेटा, पड़ोस के बिरजू काका को बोलो अपनी बैलगाड़ी निकालें। अंजू जल्दी से बिरजू काका को बुला कर ले आती है। वो सपना को बैलगाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर इमरजेंसी में सपना की डिलीवरी करते हैं। देखिए, आपकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन उन दोनों की हालत बहुत खराब है और उनका बचना मुश्किल है। ये सुनकर रघु रोने लगता है। फिर बिरजू काका उससे कहते हैं, तू परेशान मत हो रघु बेटा, पास के ही गांव में नदी किनारे एक बहुत पुराना मंदिर है। सुना है जो भी वहां जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फिर तो मैं अभी उस मंदिर में जाकर अपने परिवार के सलामती की दुआ मांगूंगा। रघु पैदल ही उस गांव की ओर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद उसे वो नदी नजर आती है और उसके पास बना मंदिर भी। रघु उस मंदिर की ओर जाता है जहाँ वो देखता है। तभी एक साधु उससे कहता है, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो बेटा? भगवान के दर पर आए हो, फिर भी सोच विचार में हो। जो मांगना है मांगो, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। रघु आंखें बंद करके भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपने परिवार की सलामती मांगता है। बंद आंखों से भी उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। वो साधु सब देख सुन रहा था। फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये बहुत जरूरतमंद है। रघु जब वहाँ से जाने लगता है तो वो साधु उसके पास आता है। ये लो बेटा, ये लौकी ले जाओ। इस लौकी को काटकर इसमें से एक टुकड़ा पानी में उबालकर वो पानी अपनी पत्नी और बच्चे को दो और बाकी लौकी के बीज को सुखाकर अपने आंगन में बो देना। कुछ ही दिनों में तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। परेशान रघु बिना कुछ बोले वो लौकी लेकर घर आ जाता है और उसका एक टुकड़ा पानी में उबालता है। फिर वो पानी वो डॉक्टर से छुपकर अस्पताल में अपनी पत्नी और नवजात बेटे को एक एक चम्मच दे देता है। अगली सुबह जब डॉक्टर उन दोनों का चेकअप करने आते हैं तो ये चमत्कार देखकर हैरान रह जाते हैं। अब ये तो सचमुच कोई चमत्कार ही है। आपका बच्चा और पत्नी, जिनके बचने की उम्मीद हम खो चुके थे, वो दोनों अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर रघु बहुत खुश होता है और वो अपनी पत्नी और बेटे को घर ले आता है। सुनिए जी, उठ भी जाइए, बहुत देर हो गई है। ये लीजिए आपकी चाय। अपनी पत्नी को अपने पैरों पर खड़ा देख रघु बहुत खुश होता है। का मतलब वो सचमुच में कोई जादुई लौकी है। इसका पानी पीते ही तुम पूरी तरह ठीक हो गई। जादुई लौकी? फिर रघु सपना को सारी बात बताता है और उन सूखे हुए बीजों को ले जाकर अपने आंगन में बो देता है। अगले दिन जब वो सुबह उठकर घर के बाहर आता है तो आंगन में लगी लौकी की बेल को देखकर हैरान रह जाता है और जोर जोर से अपनी पत्नी को आवाज देने लगता है। सपना, सपना जल्दी बाहर आओ। सपना बाहर आती है और वो लौकी की बेल देखकर हैरान रह जाती है। उसमें ढेरों लौकी लगी होती है। ये तो सचमुच कोई जादुई लौकी है। तभी तो एक रात में ही ये बेल लौकियों से भर गई। हाँ सपना, अब मैं जल्दी से इन्हें मंडी में बेच कर आता हूँ। रघु उन्हें ले जाकर मंडी में बेच कर आता है, जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब रघु हर रोज उन लौकियों को ले जाकर मंडी में बेच आता, जिससे उसकी आमदनी खूब अच्छी होने लगी। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। अब उस जादुई लौकी से उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं।
भागीरथी गांव में पूर्वी अपनी सास सुषमा के साथ रहती थी। पूर्वी की शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। उसका पति प्रवेश शहर में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। शादी के महीने भर बाद ही प्रवेश शहर काम के लिए लौट गया, जबकि पूर्वी गांव में ही अपनी सास सुषमा के साथ रहने लगी। एक रोज, अरे करम चली, ना जाने वो कौन सा मनहूस समय था जब मैं अपने बेटे के लिए तुझे ब्याह कर ले आई। तेरी माँ ने तुझे खाना तक बनाना नहीं सिखाया, ना तो सब्जी में नमक है और ना रोटी गोल है। पता नहीं कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गई। सुषमा अपनी बहू से कभी खुशी नहीं रहती थी। वो हमेशा उसे किसी न किसी बात के लिए ताने देती ही रहती थी। पूर्वी एक गरीब परिवार से थी। वो शादी पर अपने साथ कुछ भी दहेज नहीं लाई थी। सुषमा उससे घर के सभी काम लेती। फिर भी सुषमा पूर्वी को कभी उसकी गरीबी के लिए ताने देती तो कभी उसके बनाए हुए खाने में नुक्स निकालती। बेचारी पूर्वी इन सब से बहुत दुखी रहती थी। और फिर एक दिन, अरे नास पिटी, ये तूने कैसा खाना बनाया है? सब्जी जली हुई है और कच्ची रोटियां हैं। तेरे मायके में खाते होंगे ऐसा खाना, मेरे यहाँ तो नहीं चलेगा, समझी? चल निकल जा मेरे घर से। माँ जी मुझे घर से मत निकालो। मैं सच में अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। पहले तू अपनी माँ से खाना बनाना सीख, उसके बाद ही मेरे घर आना, समझी? बेचारी पूर्वी रोते हुए अपने मायके जाने लगी, लेकिन उसका घर काफी दूर था। पैदल चलते चलते वो काफी थक गई। फिर वो एक पेड़ की छांव में बैठ गई। उसे चलते चलते काफी जोरों की भूख लगने लगी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी तो मायका बहुत दूर है, वहाँ पहुँचते पहुँचते तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। काश कि मैं अपने साथ कुछ खाने को ही ले आती। अब मैं कैसे अपने घर तक पहुँच पाऊंगी? काश कि मेरे पास नोटों की गड्डी होती और कुछ खाना होता। उसके इतना कहते ही नोटों की गड्डी और खाने की थाली उसके सामने प्रकट हो जाती है। अरे ये पैसे और खाना कैसे आया? तभी वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसमें से आवाज आती है, बेटी, ये खाना और नोटों की गड्डी मैंने तुम्हें दी है। पर ये कैसे संभव है? भला ये पेड़ रोटी और खाना कैसे दे सकता है? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुमने अभी खाने की और नोटों की गड्डी की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब दिया। लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तब पूर्वी ने अपनी दुख भरी दास्तान उस पेड़ को बताई। बेटी, तुम मेरे तने से चकला बेलन बना लेना। मेरे तने से बना हुआ चकला बेलन भी जादुई ही होगा। उस पर अपने आप ही रोटियां बनने लगेंगी। तुम्हें उस चकला बेलन के सामने अपनी इच्छा बतानी है और फिर जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे देगा। पेड़ की बात सुनकर पूर्वी बहुत खुश हुई। उसने पहले पेट भरकर खाना खाया और फिर उस पेड़ ने उसे अपना तना दिया। उसे देखकर पूर्वी सोचने लगी, ऐसा करती हूँ, इस तने को लेकर अभी अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। वहीं कुछ दिन रहकर इससे चकला बेलन भी बनवा लूंगी और वापस आकर सासू माँ से कह दूंगी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया है। दोपहर बाद पूर्वी अपने मायके पहुँच गई और वहाँ उसने अपनी माँ आशा को सारी बात बताई। पूर्वी बेटा, तू कल ही इससे चकला बेलन बनवा लेना। इसका कुछ दिन हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ माँ, इसके इस्तेमाल से तुम्हारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। उस रात सभी खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन पूर्वी ने उस जादुई तने से एक चकला बेलन बनवा लिया। माँ, मैंने जादुई चकला बेलन बनवा लिया है, क्यों ना हम इनसे अब कुछ मांग कर देखें। ये जादुई चकला बेलन, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। काश इनके पास अच्छे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। पूर्वी के इतना बोलते ही वो जादुई चकला बेलन अपने आप चलने लग जाता है और देखते ही देखते उस जादुई चकला बेलन से काफी सारे पैसे और सोने के गहने निकलकर बाहर आ गए। हे राम, इतने सारे सोने के गहने और पैसे! बाप रे, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। अब देखना माँ बाबा, मैं हर रोज आपके लिए चकला बेलन से पैसे मांगूंगी। बेटी, अब तेरी वजह से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पूर्वी जब तक अपने मायके में थी वो हर रोज जादुई चकला बेलन से पैसे मांगती और वो चकला बेलन उसे रोज ढेरों पैसे देता। वो सारा धन पूर्वी अपने माता पिता को दे देती है। इससे कुछ ही दिनों में वो लोग काफी अमीर बन गए और एक दिन, माँ बाबा, मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया, अब मुझे अपने ससुराल जाना होगा। ठीक है बिटिया, लेकिन वहाँ तू अपना और इस जादुई चकला बेलना का ख्याल रखना। पूर्वी के माँ बाप ने उसे काफी सारे कपड़े, सामान और गहने देकर विदा किया। अपने साथ सारा सामान लेकर पूर्वी अपने ससुराल पहुँची। आ गई महारानी, इतने दिनों से अपने मायके में पड़ी हुई थी। अच्छे से खाना बनाना सिखाया तेरी माँ ने या नहीं? आप चिंता मत करिए माँ जी, अब मैं सब काम अच्छे से सीख गई हूँ। मैं अच्छी सब्जी और जो रोटी बनाना भी सीख के आई हूँ। ठीक है, अब इस थैले में क्या है? जी, वो माँ बाबा ने आपके लिए कुछ कपड़े और सामान भेजा है। सुषमा वो कपड़े और गहने देखकर चौंक गई। इतने महंगे कपड़े और गहने?
तुम्हारे उन गरीब माँ बाप के पास इतना महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? तभी सुषमा की नजर थैले में रखे चकला बेलन पर गई। चकला बेलन? ससुराल का चकला बेलन पसंद नहीं आया क्या, जो मायके से उठाकर इसे भी ले आई हैं? माँ जी, मैंने इसी चकला बेलन पर गोल रोटियां बनानी सीखी हैं, इसलिए इसे अपने साथ ही ले आई। अच्छा चल ठीक है, अब इसे रख दे और जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, सफर से इतना थक कर आई हूँ, अब मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। ऐसा करती हूँ, आज चकला बेलन से ही खाना मांग लेती हूँ। पूर्वी किचन में जाती है और चकला बेलन को अपने सामने रख कर कहती है, काश मेरे सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाए। पूर्वी के ये सोचते ही उसके सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये देखकर पूर्वी बहुत खुश हुई। वो जल्दी से सुषमा के पास गई। माँ जी, चलिए खाना तैयार है, आप चलकर खाना खा लीजिए। इतनी जल्दी खाना? अरे खिचड़ी या दलिया ही बना दिया क्या? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। सुषमा रसोई घर में जाती है तो वहाँ ढेर सारे पकवान देखकर पूर्वी से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना? तूने कैसे बना लिया? अरे अपनी माँ के घर से खाना बनाना सीख कर आई है या कोई जादू टोना? माँ जी, मैंने खाना बनाना सीख लिया है, अब मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। सुषमा को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उस दिन उसने भरपेट खाना खाया और फिर पूर्वी से बोली, बहू खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है। चलो, घर से निकालने का कुछ फायदा तो हुआ कि तूने अच्छा खाना बनाना सीख लिया। फायदे तो मुझे बहुत हुए सासू माँ। इस तरह पूर्वी अपने जादुई चकला बेलन से जब भी खाना मांगती, उसके सामने झट से खाना बनकर आ जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन प्रवेश वापस अपने गांव आया। क्या बात है जी, जब से आप आए हैं दुखी लग रहे हैं। क्या बताऊं पूर्वी, शहर से आते वक्त सोचा था कि तुम्हारे और माँ के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान ले लूंगा, लेकिन सच कहूँ तो जो भी मजदूरी मुझे मिलती है उसमें तो मेरा किराया, खाने पीने का खर्चा, साथ में तुम लोगों के लिए जो खर्चा भेजता हूँ वही निकल पाता है। उसके बाद तो बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचता। आप परेशान मत होइए जी, अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी और अब से आपको मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पूर्वी? अगर शहर जाकर मजदूरी नहीं करूंगा तो तुम्हारा और माँ का गुजारा कैसे चलेगा, घर खर्च कैसे चलेगा? पूर्वी ने प्रवेश को जादुई चकला बेलन की सब बात बता दी, साथ ही उसको ढेर सारे पैसे भी निकाल कर दिए। और ये सब करते हुए उसकी सास सुषमा ने उसको देख लिया। ओह, तो ये राज है इस जादुई चकला बेलन का। इसके इस्तेमाल से ही पूर्वी इतना बढ़िया खाना बना रही थी, साथ ही ये तो ढेरों पैसे भी देता है। मुझे जल्द ही इस जादुई चकला बेलन को चुराना होगा। रात को मौका मिलते ही सुषमा वो जादुई चकला बेलन चुराने जाती है तो बेलन अपने आप हवा में उड़ते हुए सुषमा की पिटाई करने लगता है। तभी सुषमा जोर जोर से दर्द के मारे चीखने लगी, अरे कोई मुझे बचाओ, नहीं तो आज तो ये बेलन मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। तभी वहाँ प्रवेश और पूर्वी भी आ गए। ये नजारा देख पूर्वी ने अपने मन में कहा, हे बेलन, माँ जी की और अच्छे से धुनाई कर। बस फिर क्या था, सुषमा की अच्छे से धुनाई होने लगी और पिटते पिटते सुषमा बेहोश हो गई। पूर्वी, जल्दी से इस बेलन को रोको, नहीं तो आज माँ मर जाएगी। फिर पूर्वी ने अपने मन में कहा, हे बेलन रुक जा। प्रवेश और पूर्वी ने सुषमा की मरहम पट्टी की। इस हादसे के बाद सुषमा को सबक मिल चुका था, साथ ही उसने कसम खाई कि वो चकला बेलन को कभी हाथ। मेरे भाई, अगर आप एक जीनियस हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप एक गधे हो तो रहने दो फिर। और मेरे भाई, अगर आपको लिखना आता है तो कमेंट में अपने अपने प्यारे देश का नाम जरूर